तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड के एंड पे ज़ाओची लिटिल फेरी को उठाकर गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक ट्रायल ग्राउंड होता है और वो डिवाइन ड्रैगन जो कि अजूरे ड्रैगन गॉड है तो ट्रायल ग्राउंड होता है। वो ज़ाओची से कहता है अगर तुम मेरे इस टेस्ट को पास करते हो जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हें जहाँ पर मेरी डिवाइन पावर्स मिलेंगी यानी मेरी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ज़ाओची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कहीं ये बिल्कुल वैसे ही फिनिक्स गार्ड की तरह एक ट्रायल ग्राउंड तो नहीं है जहाँ से मुझे फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर मिली है। तो एपिसोड की शुरुआत में ज़ाओची से कहता है डिवाइन ड्रैगन गार्ड, मुझे पता है कि तुम अपनी गॉड्स की एरा में बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट हुआ करते थे और तुम एक बहुत ही पावरफुल गार्ड हो। लगता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे तुम इस लिटिल फेरी की बॉडी के अंदर इसकी जो परफाउंड वेन्स है उनको दोबारा से ठीक कर सको और इसको जिंदा रख सको। परफाउंड वेन्स डैमेज हो चुकी है, अगर तुम इसकी परफाउंड वेन्स को दोबारा से ठीक कर सको तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, मैं वो कीमत अदा करने को तैयार हूँ, बस इस लड़की की जान बचा दो। तो डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता हाँ मुझे एक तरीका पता है जिसकी मदद से मैं इस लड़की को बचा सकता हूँ। वो वाला तरीका काफी ज्यादा स्पेशल है। उस तरीके से ना सिर्फ तुम इस लड़की की जान बचा पाओगे बल्कि ये लड़की कि अपनी स्काई परफाउंड राम के पीक पर है, ये बहुत ही जल्दी एम्परर परफाउंड राम में ब्रेक थ्रू कर जाएगी मेरे उस तरीके की मदद से। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे ट्रायल ग्राउंड में आना होगा, तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करना होगा। अगर तुम मेरे टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें मेरी ब्लड लाइन की पावर मिलेगी और उसी के बाद मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा। मेरी ब्लड लाइन की पावर मिलने के बाद ही तुम उस तरीके के यूज करते हुए इस लड़की की जान बचा पाओगे। चलो जल्दी से बताओ क्या तुम मेरे टेस्ट को देना चाहोगे या नहीं। लेकिन इसके लिए एक्सेप्टेंस देने से पहले मैं तुम्हें एक बारे में बता दूं, मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुमने फिनिक्स गार्ड के ट्रायल को दिया है लेकिन फिनिक्स एक बहुत ही काइंड गार्ड था जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन मेरा टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुम इस टेस्ट के दौरान मारे भी जा सकते हो। इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा या फिर इसी टेस्ट के दौरान मरना होगा। लिटिल फेरी की बॉडी की तरफ देखता और कहता है मुझे लिटिल फेरी के लिए ये करना पड़ेगा, मुझे इस टेस्ट को देना ही पड़ेगा। वो ड्रैगन गार्ड से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे इस टेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं टेस्ट देने को तैयार हूँ। तो ड्रैगन गार्ड उसके सामने पोर्टल को ओपन करता है जहाँ से उसका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो उसे कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ। तुमने फिनिक्स के टेस्ट को पास किया और तुम्हें लगता होगा कि फिनिक्स का टेस्ट बहुत ज्यादा आसान था तो ये टेस्ट भी आसान होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसमें से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो टेस्ट को पास करो या फिर मर जाओ। यहाँ पर तुम फिर से एक बार सोच लो क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो या नहीं। तो ज़ाओची लिटिल फेरी की बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है। डिवाइन गार्ड से कहता है डिवाइन ड्रैगन गार्ड तो मैं क्या इस ट्रायल टेस्ट के दौरान इसकी बॉडी को भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, इसको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। ड्रैगन गार्ड उसे कहता हाँ तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसको साथ ले जाने की वजह से तुम्हारे टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल डबल हो जाएगी क्योंकि ये लड़की भी तुम्हारे साथ होगी। इसी वजह से सोच समझकर अपना कदम उठाना। अगर इसको लेकर जाओगे तो वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल 2 बंदों के हिसाब से होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हुए इस लड़की को भी बचा पाओगे। लिटिल फेरी ज़ाओची से कहती है तुम मुझे यहीं पर छोड़ जाओ, मुझे किसी मर्द की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। कि माना ज़ाओची उसे उठाकर ट्रायल ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है मुझे पता है कि तुम मर्दों से नफरत करती हो और इसके लिए तुम्हारे पास अपनी कोई वजह होगी, लेकिन मैं एक मर्द हूँ और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छी से पता है कि मुझे लड़कियों की किस तरह केयर करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, फिर इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे लिए मैं इस टेस्ट को पास करूंगा ताकि तुम्हारे डैमेज वेन्स को दोबारा से रिपेयर किया जा सके। ठीक होने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकती हो, चाहे मुझे मार सकती हो या फिर मुझे बददुआ दे सकती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे बारे में जो भी फैसला लेना है वो सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। तो नेक्स्ट सीन ट्रायल ग्राउंड का दिखाया जाता है। ज़ाओची उसके साथ ट्रायल ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाता है तो ये इनकी फर्स्ट स्टेज होने वाली है। ज़ाओची लिटिल फेरी को एक पेड़ के पास ही बिठा देता है और उसे कहता है तुम यहीं पर बैठी रहो, जब तक जरूरी नहीं होगा तब तक मैं दोबारा तुम्हारी बॉडी को टच नहीं करूंगा। ज़ाओची उसे वहाँ पर बिठाकर आगे बढ़ाता और कहता है अब जबकि हम दोनों की किस्मत यहाँ पर जुड़ चुकी है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम मुझे यहाँ पर बचा सकती हो। तुम्हें यहाँ पर मुझे हिम्मत देना होगी कि तुम्हारी हिम्मत की वजह से मैं आगे बढ़ सकूं और इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकूं। साथ ही तुम्हें उम्मीद रखना होगी कि मैं इस टेस्ट को पास करूं और तुम्हारी परफाउंड वेन्स दोबारा से रिपेयर हो सके, तुम डायरेक्टली एम्परर परफाउंड राम में जंप कर सको। डिवाइन ड्रैगन की सोल वहाँ पर फिर से अपीयर होती है और ज़ाओची से कहती है तो मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रायल ग्राउंड के ऊपर वेलकम कहता हूँ। ये तुम्हारा सबसे पहला स्टेज होने वाला है। इस टेस्ट को हम लोग 3 स्टेजेस में कंप्लीट करेंगे। तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर इस पहली स्टेज को कंप्लीट करना होगा। तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम्हारे सामने जितने भी दुश्मन अपीयर होंगे तुम्हें उन सभी को मारना होगा। जब तक उन सभी को मारोगे नहीं तो तुम्हारा अगली स्टेज का दरवाजा ओपन नहीं होगा। साथ ही वो से कहता है ठीक है तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। ज़ाओची अपनी बड़ी सी कोलोसल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके सामने से ग्राउंड के नीचे से काफी सारे स्टोन मैन्स निकलते हैं। वो सारे के सारे स्टोन मॉन्स्टर्स होते हैं और उनके पास उनके वेपन्स होते हैं। यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। ज़ाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा नेक्स्ट सीन हमें काफी दिनों के बाद का दिखाया जाता है। ज़ाओची के टेस्ट को स्टार्ट हुए काफी दिन हो चुके हैं और
और जाओची जहाँ पर बहुत सारे स्टोन मॉन्स्टर्स को मार चुका है, लेकिन अभी भी स्टोन मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। जाओची भी काफी ज्यादा थक चुका है। वो कहता है पता नहीं जहाँ पर फर्स्ट स्टेज के ऊपर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मुझे मारना होगा। ड्रैगन कार्ड में मुझे बताया नहीं था कि कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। यहाँ पर कोई स्पेशल टास्क भी नहीं है, सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही मारना है। हर बार जब मैं मॉन्स्टर्स की एक वेव को मारता हूँ, पीछे से और ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। लास्ट टाइम जिस वेव के मॉन्स्टर्स को मैंने मारा था उसमें टोटल 64 मॉन्स्टर्स थे। हर बार इनका नंबर पहले से डबल हो जाता है। इन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ भी पहले से बढ़ जाती है। लेकिन ये तो अच्छा है कि मैंने अपने लिए हैवी स्वर्ड को चूज किया था। हैवी स्वर्ड को चूज करने की वजह से तो इसको घुमाने पर इसकी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मैं एक ही बार मार सकता हूँ। और दूसरा, भारी तलवार के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। इतनी भारी तलवार के साथ मैं अच्छे से अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। भारी वेपन मेरे लिए वाकई में अच्छा साबित हुआ अपनों को बचाने के लिए। जाओची कहता है तो इस वाले मॉन्स्टर्स की वेव को तो मैंने खत्म कर दिया। अब अगली लहर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलेंगे। मुझे लगता है कि अगली बार ये डबल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार 64 थे, तो अगली बार ये डबल होकर 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे और मुझे लगता है कि इनका अंत होने वाला है। जाओची के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स फिर से अपीयर होते हैं, तो ये इन मॉन्स्टर्स की एक नई लहर होती है और ये वाकई में 100 से ज्यादा होते हैं। जाओची फिर से मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जाओची कहता है ये टेस्ट तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं मॉन्स्टर्स की एक लहर को मारता हूँ, सारे मॉन्स्टर्स को मतलब मार दिया जाता है, तो उसी वक्त नए मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं। यानी कि मुझे सांस लेने का टाइम भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब यही है कि ड्रैगन कार्ड का जो टेस्ट है वो फिनिक्स कार्ड के टेस्ट से बहुत ज्यादा मुश्किल है। जाओची फिर से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और इस वाली वेव को भी खत्म कर देता है। तो उस वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो जाकर फेरी के पास ही बैठ जाता है। जाओची लंबी सांस लेता है और कहता है लगता है कि मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, अब ये मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे, ये आखिरी वेव थी। जाओची कहता है हालांकि मेरे पास बहुत ही भारी तलवार है जिसको घुमाकर मैं अपनी चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास काफी कम मिस्टिक पावर रह गई है। ऊपर से मेरा स्टेमिना भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। अगर इसके बाद कोई और मॉन्स्टर्स की वेव निकल आती है, लगता है कि उसके साथ फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जाओची जैसे सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। इस बार जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके पास वेपन चेंज होता है। पहले वालों के पास स्वर्ड थी, तो इस वाले मॉन्स्टर्स के पास मीटेओराइट हैमर्स होते हैं। मीटियोर हैमर यानी कि एक बड़ा सा लोहे का हैमर बॉल जो कि एक जंजीर के साथ बंधा होता है। वो स्टोन मॉन्स्टर अपने हाथ में मीटियोर हैमर पकड़कर खड़े होते हैं। तो जाओची लिटिल फेरी की तरफ देखता और कहता है अगर मैं इसे यहीं पर पेड़ के पास ही छोड़ दूंगा तो वो अपने मीटियोर हैमर के साथ इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने पास ही रखना होगा, यानी अपने साथ रखना होगा और फाइट करनी होगी। जाओची उसे उठा लेता और कहता है तो लगता है कि अब तुम्हें अपने साथ उठाकर ही फाइट करना होगी। यहाँ पर फाइट करते हुए साथ साथ तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। वक्त एक मॉन्स्टर अपने मीटियोर हैमर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो जाओची अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसके हैमर को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। जाओची कहता है लगता है कि मुझे इनके अटैक्स को अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट हिट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास पहले ही काफी ज्यादा कम मिस्टिक पावर रह गई है। तो वहाँ पर बहुत सारे मीटियोराइट हैमर वाले मॉन्स्टर्स होते हैं, वो बार बार उसके ऊपर अपने बड़े से बॉल के साथ अटैक करते हैं। जाओची जहाँ पर दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकता, वो उनके अटैक्स को अवॉइड नहीं कर सकता और साथ साथ उसे लिटिल फेरी को अभी बचाना है। मॉन्स्टर्स चारों तरफ से बार बार उसके ऊपर अपने बॉल्स के साथ अटैक कर रहे होते हैं। जाओची कहता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, वो चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। जाओची लिटिल फेरी को ग्राउंड के ऊपर लिटा देता है और अपनी बॉडी के साथ उसको ऊपर से कवर करता है। जाओची कहता है मैं इसको यहाँ पर हर्ट होने नहीं दे सकता, जबकि जाओची के अपने मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जाओची कहता है लगता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, मुझे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। हमारा जाओची यहाँ पर फिनिक्स की ब्लड लाइन वाली पावर को यूज करता है, तो वो यहाँ पर स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस वाले मूव को यूज करता है। जैसे वहाँ पर डीमन लोटस वाले मूव को यूज करता है तो उसके पास से काफी सारी फायर लोटस निकलती है। उन सारे फायर्स के साथ वो अपने आसपास जितने भी मीटेओराइट मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद लिटिल फेरी से कहता है लिटिल फेरी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक ये जाओची जिंदा है तब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज को तकरीबन मुकम्मल कर ही लिया है। उठकर सामने की तरफ देखता है तो सामने से और भी मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। यहीं पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाओची से कहता है इंसान तुमने यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, ये तुम्हारी सेकंड लास्ट वाली वेव है। बाद सिर्फ एक और वेव का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और तुम सेकंड स्टेज में जा पाओगे। जाओची डिवाइन ड्रैगन गार्ड से कहता है ड्रैगन गार्ड तुम देख लेना, मैं तुम्हारे इस टेस्ट को पास करूंगा, सेकंड स्टेज में भी पहुंचूंगा। जाओची लिटिल फेरी से कहता है लगता है कि अब आगे का टेस्ट और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये सेकंड लास्ट वाली वेव है तो इसका मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? मरने से पहले तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए। तो लिटिल फेरी से कहती है मेरा नाम चू युई चैन है। जाओची से कहता है तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा प्यारा है, तुम्हारे हिसाब से काफी ज्यादा फिटिंग है, यानी कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और तुम्हारी खूबसूरती के लिहाज से ये वाला नाम काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी अपनी लिटिल फेरी ही कहूंगा। जाओची लिटिल फेरी से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। इस टेस्ट को पास करूंगा और डिवाइन ड्रैगन गार्ड उस तरीके को बताएगा जिससे मैं
तुम्हारी परफॉर्म वेंट्स को दोबारा से रिपेयर कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। और वो फिर से स्टोन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उची कहता है चाहे यहाँ पर कितना ही मॉन्स्टर्स क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को मार डालूंगा और इस फर्स्ट स्टेज को पास करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची फर्स्ट ट्रायल ग्राउंड के सेकंड लास्ट वेव पर पहुंच जाता है और उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और उसे उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि उसके बाद जो नेक्स्ट वेव आएगी वो उसकी फाइनल वेव होगी और उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो सेकंड स्टेज पर प्रमोट हो जाएगा। ज़ाओची वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है तो उसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स के पास एरोज होते हैं तो वो उसके ऊपर तीर बरसाते हैं। ज़ाओची कहता है मुझे पहले इन तीरों वालों का कुछ करना होगा। टोन मॉन्स्टर्स दूर से मेरे ऊपर तीरों से अटैक कर रहे हैं क्योंकि अगर सबसे पहले मैंने इन आर्चर्स को यहाँ पर नहीं मारा तो जब तक मैं ग्राउंड वाले दूसरे मॉन्स्टर्स को मारूंगा तब तक ये वाले मेरे ऊपर तीर बरसा कर मुझे मार डालेंगे। ज़ाओची वहीं पर खड़े खड़े एक नए मूव को ट्राई करने की कोशिश करता है। ज़ाओची कहता है तो मैं अपने इस नए मूव को ट्राई करके देखता हूँ, मैंने पहले कभी इसको यूज नहीं किया। ज़ाओची वहीं पर अपनी तलवार को घुमाता है। वो अपने वुल्फ स्लैश मूव को यूज कर रहा है लेकिन साथ ही वो वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है तो उसके मूव के अंदर से एनर्जी निकलने की बजाय डिवाइन फीनिक्स की फायर निकलती है। वो फीनिक्स फायर उड़ती हुई काफी दूर तक जाती है यानी कि अब उसकी रेंज बढ़ चुकी है। मोली भी ये देखकर बोसदा हैरान हो जाती है। मोली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहीं पर खड़े खड़े दो डिवाइन टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर दिया, तुमने वुल्फ स्लैश को वर्ल्ड ऑफ द फिनिक्स के साथ मिक्स कर दिया है। तो मोली स्पेशली इस बात से बोसदा हैरान होती है। कहती है इसकी हालत इस वक्त बोसदा खराब है, सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर एक नए अटैक के बारे में सोचा और सिर्फ इस पहली बार इसमें ट्राई किया है और जहाँ पर इसने इस मूव को सक्सेसफुली पूरा भी किया है। इसका मतलब ये वाकई में एक जीनियस है जो कि दो डिवाइन टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सकता है। इसकी कंप्रीहेंशन की एबिलिटीज तो वाकई में बहुत ज्यादा मॉन्स्टरस हैं। तो ज़ाओची फिर से उसी स्पेशल मूव को यूज करता है। वो अपने पास से काफी सारी डिवाइन फीनिक्स फायर को निकालता है और कहता है मैं इस वाले नए मूव को फीनिक्स ब्रेक का नाम दूंगा। ज़ाओची वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाते घुमाते बार बार वुल्फ स्लैश लगाता है जिसके अंदर से फीनिक्स ब्रेक निकलता है। बहुत सारे फीनिक्स पंछी जो फायर बने होते हैं वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर गिरते हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। ज़ाओची की अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड ज़ाओची से कहता है लड़के तुम तो वाकई में एक जीनियस हो और एक रियल टैलेंट हो, तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 मिनट का टाइम दूंगा। 1 मिनट के बाद यहाँ पर फाइनल वेव अपीयर होगी, तुम्हें यहाँ पर फाइनल वेव को हराना पड़ेगा। अगर तुमने फाइनल वेव मॉन्स्टर्स को हरा दिया तो उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पर मोली चिल्लाकर ज़ाओची से कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम एक बहुत बड़े गधे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पास ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर है। ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक को यूज करते हुए तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो कि तुम अपनी इंजरीज को भी दोबारा से हील कर सकते हो, तुमने उसे अभी तक यूज क्यों नहीं किया। तो उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिलहाल के लिए मुझे उस अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ज़ाओची लिटिल फेरी को लिटा देता है और उसे कहता है तुम बस यहीं पर आराम करो, बस आखिरी मॉन्स्टर्स बचे हैं, इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज की फाइनल वेव स्टार्ट होती है तो इसमें सिर्फ एक ही मॉन्स्टर होता है जो कि स्टोन ड्रैगन जनरल होता है, कि स्पिरिट प्रोफाउंड ड्राम के 5th लेवल पर होता है और उसके पास भी एक बड़ी सी हैवी स्वर्ड होती है। मोली उसे देखते ही ज़ाओची से कहती है तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि स्पिरिट ड्राम के 5th लेवल पर है और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी तुमसे बहुत ज्यादा है। उसके पास जो स्पेशल वेपन है जो तलवार है वो स्काई प्रोफाउंड ड्राम का एक वेपन है। ज़ाओची उठकर खड़ा हो जाता है और मोली से कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इससे फाइट करना पड़ेगी। मैं पहले इस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ और इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ हासिल किया है। मैं यहाँ पर आकर गिव अप तो नहीं करने वाला, मैं कम से कम कोशिश तो करूंगा और कोशिश करके मरना पसंद करूंगा। मैंने इस बारी तलवार को चूज किया था ताकि मैं अपनों को प्रोटेक्ट कर सकूं और आज मैं इसी बेस के ऊपर यहाँ पर इस मॉन्स्टर का मुकाबला करूंगा क्योंकि मैं लिटिल फेरी को बचाना चाहता हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर लिटिल फेरी को नहीं बचा पाया तो जिंदगी में अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच भी जाता हूँ तो दोबारा कभी मैं किसी हैवी स्वर्ड को उठा नहीं पाऊंगा, मैं इस तलवार को उठाने के लायक नहीं। ज़ाओची वहीं पर खड़े खड़े जबरदस्त चीख मारता है और उसी के साथ ही वो इवल कार्ड के सेकंड गेट को ओपन कर देता है जिसका नाम बर्निंग हार्ट होता है। तो ज़ाओची चिल्लाकर सेकंड गेट को ओपन करता है जबकि मोली ने उसे सेकंड गेट को ओपन करने से मना किया था। मोली उसे कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी सेकंड गेट को क्यों ओपन कर रहे हो, तुम्हें पता है कि सेकंड गेट को अगर तुम अभी ओपन करोगे तो तुम्हारी सारी की सारी मेरिडियंस डैमेज हो सकती हैं क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि स्पिरिट प्रोफाउंड ड्राम में जाने से पहले अपनी सेकंड गेट को ओपन मत करना, अभी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी तो तुम सिर्फ ट्रू प्रोफाउंड ड्राम में हो। के साथ ही मोली सोच रही होती है ये मेरी किसी भी बात को नहीं सुनने वाला, ये बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरा भाई का कैरेक्टर भी बिल्कुल इसी के जैसा था, जब किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था तो वो हद से गुजर जाता था और अपनी परवाह भी नहीं करता था। इसने भी यहाँ पर अपनी परवाह किए बगैर यहाँ पर सेकंड गेट को ओपन कर दिया है ताकि इसे स्ट्रेंथ मिल सके। तो हमारा ज़ाओची
सेकंड गेट को ओपन कर लेता है और उसको ओपन करने के बाद वो अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करता है। पहले तो अपने फिनिक्स ब्रेक के साथ जनरल के ऊपर अटैक करता है, फिर साथ ही वो वहीं पर अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग को यूज करता है। दोनों मूव्स काफी ज्यादा पावरफुल मूव हैं। एम्फिरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग को यूज करते हुए अपनी तलवार के साथ जनरल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती। जाओची के हाथ से उसकी बड़ी तलवार भी छूट जाती है और जाओची पीछे की तरफ गिर जाता है। वो फिर से उठता है और अपनी तलवार को उठाकर वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है, लेकिन जहाँ पर फिनिक्स ब्रेक काम नहीं आया वहाँ पर वुल्फ स्लैश मूव भी काम नहीं आता। जाओची फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। मोली काफी ज्यादा घबरा जाती है। लिटिल फेरी भी वहाँ पर आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है और कहती है, तो क्या ये काम किया, क्या उसने उसको हरा दिया? लेकिन हमारा जाओची, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लिटिल फेरी दूर से चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही होती है। वो मॉन्स्टर जाओची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लिटिल फेरी कहती है, मैं ऐसे बेबस यहाँ पर कब तक पड़ी रहूंगी, मुझे उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रहा है और मुझे ठीक करने के लिए कर रहा है। ये स्टोन ड्रैगन जनरल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स को यूज कर दिया, लेकिन फिर भी वो स्टोन जनरल को नहीं हरा पाया। लिटिल फेरी कहती है, उसने यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, मैं उसे यहाँ पर मरने तो नहीं दे सकती, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसके पास एक स्पेशल बीड है। वो स्पेशल बीड को बाहर निकालती है और कहती है, मेरी मास्टर ने मुझे ये दिया था, इसको फ्रोजन सोल बीड कहा जाता है। मेरी मास्टर ने कहा था कि मैं इसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज करूँ जब मेरी जान पर बनी है, और मुझे लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट है, अभी मुझे इसे यूज करना चाहिए। तो लिटिल फेरी जल्दी से उस बीड को वहाँ पर तोड़ देती है। जैसे ही वो उसको यूज करती है तो उसके अंदर से एक सोल बैरियर निकलता है। जाओची इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो वहाँ पर बैरियर क्रिएट करती है ताकि वो जाओची को अपने आप को उस बैरियर के अंदर थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ट्रैप कर सके, ताकि वो स्टोन जनरल उसके बैरियर को तोड़कर अंदर ना आ सके और जाओची को थोड़ा टाइम मिल जाए। लिटिल फेरी जाओची से कहती है, ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी मॉन्स्टर जो कि अपने स्काई प्रोफाउंड ड्राम में ना हो वो इसको नहीं तोड़ पाएगा, स्टोन जनरल तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तुम अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। मॉन्स्टर बाहर से उनके बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। जाओची कहता है, लिटिल फेरी ने यहाँ पर अपने सीक्रेट वेपन को यूज करते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है, हालांकि उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी वो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए कोशिश कर रही है, तो मैं भी यहाँ पर इस तरह मर नहीं सकता। लिटिल फेरी, लिटिल आंटी, सीनियर सिस्टर, ये सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे इन सभी के लिए जिंदा वापस जाना पड़ेगा। मोली ने मुझे यहाँ पर मेरी प्रोफाउंड वेन्स वापस देकर मुझे एक नया चांस दिया है, मेरी कल्टीवेशन वापस दी, मुझे उसकी बॉडी वापस दिलाने में उसकी मदद करनी है, मैं उसके प्रॉमिस को पूरा किए बिना मर नहीं सकता। हमारा जाओची यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट टेक्निक से अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर करने लगा है। जाओची कहता है, ग्रेट वे ऑफ बुद्धा फर्स्ट स्टेज, मुझे स्ट्रेंथ दो। लिटिल फेरी उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है, जाओची वाकई में एक ऐसा इंसान है जो कि मिरेकल्स को क्रिएट कर सकता है, लगता है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा जिससे ये हमें यहाँ से निकाल सकता है। जबकि हमारी मोली जाओची की इर्द गिर्द निकलने वाली मिस्टिक पावर्स को देखकर बहुत सा हैरान होती है। मोली कहती है, ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है और बहुत सारी एनर्जी इंटर हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को तक हासिल कर लिया और जो जहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जाओची वहीं पर खड़े खड़े ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लेता है। सेकंड स्टेज को ब्रेक थ्रू करने पर उसको काफी ज्यादा पावर मिलती है, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेशन एबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर जितने जख्म होते हैं वो सारे हील हो जाते हैं। जाओची कहता है, ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को मास्टर कर लेने के बाद, ब्रेक थ्रू करने के बाद अब मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ 4000 किलोग्राम तक बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे हील हो गए हैं। ये सारी मिस्टिक पावर मुझे वापस मिल गई है। ऐसे लगता है जैसे मैं अभी अभी यहाँ पर फाइट में उतरा हूँ, तो मुझे अपनी नई स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना होगा। जाओची खुद ही उस बैरियर को तोड़ देता और बाहर निकल आता है और लिटिल फेरी से कहता है, लिटिल फेरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बैरियर क्रिएट करके मुझे थोड़ा टाइम देने का। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकूँ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। और जाओची जल्दी से जंप करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जाओची यहाँ पर फिर से अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग को यूज करता है। तो इस बार जाओची उसकी बॉडी को कट लगाता है, लेकिन इस बार वो उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है, जिस हाथ में उसने अपनी बड़ी सी तलवार को पकड़ा होता है। जाओची कहता है, अपने हाथ में जो वेपन है वो एक स्काई राम का वेपन है और ये मुझे चाहिए। क्या तुम तो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो इतना वैल्यूएबल ट्रेजर तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये वेपन मेरे पास होना चाहिए। जाओची उसके बाजू को काटने के बाद आगे बढ़ता है और उसी की तलवार को उठा लेता है। उसकी तलवार का नाम ड्रैगन फॉल्ट होता है। जाओची कहता है, इसका नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि ये वाली तलवार मेरे हाथ में बिल्कुल फिट बैठी है। जाओची उस स्टोन मॉन्स्टर की तलवार को अपने हाथ में उठाकर उसी की तलवार के साथ उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाता है और उसे कहता है, तो अब तुम्हें बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है। और जाओची सिर्फ एक स्लैश के साथ उस स्टोन मॉन्स्टर को काट देता है और इसी के साथ सामने एक केव का दरवाजा ओपन होता है, जहाँ पर से जाओची की सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। लेकिन गार्ड सोल उसे कहती है, यंग मैन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया
है, तुमने मेरी फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है। पिछले 10,000 सालों में तुम वो पहले इंसान हो जिसने पहली स्टेज को पास किया है। तुम्हारे टेस्ट के लिए सेकंड स्टेज का गेट ओपन हो चुका है। तब तुम चाहो तो वहाँ पर एंटर हो सकते हो। अगर तुम रेस्ट करना चाहो तो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। काश तुम सेकंड स्टेज को भी पास कर लो और थर्ड स्टेज तक पहुँचो। जाओची लिटिल फेरी के पास वापस आता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हैं और सेकंड स्टेज को पास करते हैं। साथ ही जाओची कहता है, पता नहीं इस वक्त सीनियर सिस्टर क्या कर रही होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में सोच रही होगी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त बाहर की दुनिया में कितना ज्यादा टाइम गुजर चुका है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची अपनी फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लेता है और उसके लिए सेकंड स्टेज का डोर ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस यानी कि सिस्टर ज़ूरो अपने प्रिंसेस के बेस में अपने पैलेस में होती है और पैलेस में वो रात के वक्त बाहर बैठी चांद तारे देख रही होती है। साथ ही वो अपने जूनियर ब्रदर जुनची के बारे में सोच रही होती है। ज़ूरो कहती है, जूनियर ब्रदर जाओची को यहाँ से गए हुए 5 महीने गुजर चुके हैं। वो पिछले 5 महीने से वैली ऑफ डेथ की तरफ गया है और अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं है। साथ ही वो कहती है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वो टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले वापस आ जाएगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि सिर्फ 6 महीने में वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो 6 महीने में टाइम पर वापस नहीं आया, टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 ही लोगों को ले जाया जा सकता है। वो इस बार के टूर्नामेंट को मिस कर देगा। उसी वक्त उसका बड़ा भाई वहाँ पर आता है कि हमारा थर्ड प्रिंस है और उसका नाम कैंगशू है। कैंगशू वहाँ पर आता है और उसे कहता है, इंपीरियल सिस्टर तुम तो वाकई में यहाँ पर हो। रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम किसी के बारे में सोच रही हो? जबकि हमारे यंग मास्टर फैन जुईचेन तुम्हें ढूंढ रहे थे। अब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बताया कि तुम यहीं पर मिलोगी और देखो तुम यहीं पर मिल गई हो। जुईचेन भी उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, प्रिंसेस मैं फैन जुईचेन तुम्हें स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ। तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जबकि हमारी ज़ूरो भी उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है, तुम दोनों से मिले हुए काफी ज्यादा दिन हो गए हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात के वक्त। फैन जुईचेन प्रिंसेस से कहता है, मैंने सुना है कि हमारे एम्परर इस वक्त एक फ्लावर को ढूंढ रहे हैं जिसको बर्निंग सोल फ्लावर कहा जाता है। और हैरानी की बात नहीं होगी कि हमारे बर्निंग हेवन सेक्टर में इस तरह का एक फ्लावर है। तुम चाहो तो वो फ्लावर तुम्हें मिल सकता है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, जूनियर ब्रदर जाने से पहले मुझे कह गया था कि मुझे बर्निंग सोल फ्लावर को ढूंढना है। ये बात तो सिर्फ मेरे और एम्परर के दरमियान में थी, लेकिन इसको इस बारे में कैसे पता चल गया कि मुझे एक बर्निंग फ्लावर को ढूंढना है? प्रिंसेस उसे कहती है, मास्टर फैन क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या आपके क्लैन मेंबर्स हमें वो फ्लावर देंगे? हमें बर्निंग सोल फ्लावर की जरूरत है। इसके लिए प्राइस कुछ भी हो, कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, हम आपकी उन कंडीशंस को पूरा करेंगे और साथ में आपको प्राइस भी देंगे। यंग मास्टर फैन उसे कहता है, हमारे ट्राइब के लिए बर्निंग सोल फ्लावर एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है। इसी वजह से बर्निंग सोल फ्लावर के रिलेटेड बात करने की इजाजत तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने फादर से जाकर इस बारे में रिक्वेस्ट करूं। दूसरी बात यह है कि हमें आपकी तरफ से कोई ऐसा ट्रेजर मिल जाए जो कि हमारे उस बर्निंग सोल फ्लावर को रिप्लेस कर सके, तो हो सकता है कि मेरे फादर इस बात के लिए मान जाएं। साथ ही अंदर से वो सोच रहा होता है, बराबरी का ट्रेजर तो तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ बर्निंग हेवन सेक्टर में वापस जाओगी, तभी मेरे फादर इस बात के लिए मानेंगे और वो तुम्हें बर्निंग सोल फ्लावर दे देंगे। जिस उसकी बात समझ जाती है और उसे कहती है, अब जबकि तुम्हारे सेक्टर के लिए बर्निंग सोल फ्लावर काफी ज्यादा कीमती है, तुम लोग उसको ऐसे नहीं दे सकते, तो फिर ठीक है तुम लोग उसे अपने पास ही रखो। मैं अपने लिए किसी और जगह से बर्निंग सोल फ्लावर को ढूंढ लूंगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो फैन जुईचेन सोच रहा होता है, चलो देखते हैं कि तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट सीन फिर से जाओची का दिखाया जाता है। जाओची को सेकंड स्टेज में एंटर हुए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और वो वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी चुका है। जाओची के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही, जहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स की वेव्स निकलती हैं। लेकिन इस बार उसे पहले से पता है कि उसे यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना है। जाओची कहता है, मैंने यहाँ पर 83,900 मॉन्स्टर्स को मार दिया है। जाओची कहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे पहले से पता है कि मुझे यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना है। डिवाइन कार्ड ने कहा था कि मुझे यहाँ पर 99,999 मॉन्स्टर्स को मारना है। मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये सारे मॉन्स्टर्स को मारना है, तभी मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा। हालांकि ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और एक एक करके मैं बड़ी आसानी से इनको मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये मॉन्स्टर्स झुंड बनाकर निकल आते हैं और सभी से एक साथ मेरे पर अटैक करते हैं। जब इन सभी को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो ये बात तो अच्छी है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने 70 मिलियन लोगों को मारा था और यही तजुर्बा मेरे यहाँ पर काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है जितने इंसान
इंसानों की मैं जान ले चुका हूँ। जाओची कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। पास अब पूरा साल नहीं है कि पूरे साल में मैं इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारूं। आज मेरे पास मैंने हीवनली पॉइजनस ब्रीड का पॉइजन होता तो इस पॉइजन को यूज करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही रात में मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता था। लेकिन अफसोस कि इसका सारा पॉइजन तो जा चुका है। इस साथ ही यहाँ पर जाओची को एक आइडिया आता है। जाओची कहता है अगर मैं यहाँ पर पॉइजन को यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में नहीं मार सकता, यहाँ पर कम से कम फीनिक्स की फायर को तो यूज कर सकता हूँ। पर सामने उसे जंगल दिखाई देता है। जाओची कहता है यहाँ पर क्योंकि जंगल ही जंगल है, अगर मैं इस जंगल को आग लगा देता हूँ और सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर इकट्ठा कर देता हूँ तो ये सारे मॉन्स्टर मेरी फीनिक्स की फायर के साथ जलकर खुद ही मर जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का पीछा नहीं करना पड़ेगा और एक एक करके इनको नहीं मारना पड़ेगा। इस तरह मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगा। तो फिर इस आइडिया को आजमा कर देखते हैं। जाओची लिटिल फेरी से कहता है लिटिल फेरी मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, क्योंकि तुम लिटिल फेरी हो और फ्रोजन पैलेस से हो। मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्फ को देखा है, तुमने आइस और स्नो से कवर माउंटेन्स को तो देखा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें फायर से कवर प्लेन को दिखाने वाला हूँ। ये वाली फायर बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है और इसको अपनी आंखें खोल कर देखना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी फायर होगी। जाओची जल्दी से अपने फिनिक्स विंग्स खोलता है और जल्दी से जंप करता हुआ उस फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और सारे मॉन्स्टर से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से मेरे पीछे आओ। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए उस जंगल में उसके पीछे चले जाते हैं। ऐसे वो जंगल में उसके पीछे जाते हैं। जाओची कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मेरे पीछे आते जाओ। वहाँ पर जाने के बाद जाओची अपने स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस मूव को यूज करता है और अपनी फायर को वहाँ पर फैला देता है। जाओची अपनी फिनिक्स फायर को जब वहाँ पर जंगल में फैलाता है तो वहाँ पर पेड़ों को आग लग जाती है और पूरे का पूरा जंगल जलना शुरू कर देता है। जाओची आग लगाने के बाद वापस लिटिल फेरी के पास आ जाता है और उसे कहता है मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फायर दिखाने वाला हूँ। ये मत कहना कि तुम्हारे फ्रोजन पैलेस के लोग फायर से नफरत करते हैं। अगर तुम इससे नफरत करती भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो और मैं एक फायर एट्रीब्यूट यूजर हूँ। तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पर मेरे साथ देखना ही पड़ेगा। जाओची लिटिल फेरी के पास ही आकर बैठ जाता है और उसे कहता है यहाँ पर हवा चलती रहेगी, अगर हवा नहीं रुकेगी तो ये फायर आगे फैलती जाएगी और आसपास फैलती जाएगी, यहाँ तक कि प्लेन के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे इस फायर से जलकर मर जाएंगे। मुझे यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को अपने हाथ से मारना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड वापस आता है और जाओची से कहता है मैं बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने सेकंड स्टेज को पास कर लिया, और साथ ही वो उसे थर्ड स्टेज के ऊपर ले जाता है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाओची से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर नोटिस किया है, तुमने फर्स्ट स्टेज को चूज किया था, तुमने कहा था कि तुम इस लड़की को अपने साथ रखना चाहती हो। वहाँ पर तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल डबल हो गया, लेकिन फिर भी तुमने इस लड़की को अपने साथ रखा। फर्स्ट स्टेज में तुमने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट किया और साथ साथ इसको प्रोटेक्ट करते रहे। तुमने सेकंड स्टेज में भी इस लड़की को अपने साथ रखा और फिर इसको प्रोटेक्ट करते रहे। इसका मतलब यह है कि तुम एक जेन्युइन मर्द हो। तो मेरे ट्रायल का जो तीसरा स्टेज था वो हार्ट के रिलेटेड था और तुम्हारे हार्ट को तो मैंने पहली दो स्टेजेस में ही देख लिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें तीसरी स्टेज को पास करने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले तीसरी स्टेज को पास कर लिया है। साथ ही डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाओची से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो इंसान, तुम हमारे पहले ऐसे इंसान हो जिसने इस दुनिया के ऊपर डिवाइन ड्रैगन गार्ड की ब्लड लाइन को हासिल किया है। तुमसे पहले कोई भी इस ट्रायल को देने के लिए यहाँ पर नहीं आ सका और ना ही किसी ने ट्रायल को दिया है। जबकि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड का ब्लड दूंगा, जिससे तुम्हें ब्लड लाइन की पावर मिलेगी, और फिर साथ ही मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम इस लड़की को बचा सकते हो। कि यहाँ पर एक सरप्राइज है, क्योंकि तुमने यहाँ पर डबल डिफिकल्टी के साथ इस टेस्ट को पास किया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर 3 डिवाइन ड्रैगन ब्लड के ड्रॉप्स की बजाय ड्रैगन ब्लड के 6 कतरे दूंगा, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ डबल बढ़ेगी। तुम्हें उन 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करना होगा, तभी तुम इस लड़की की जान बचा पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर 7 दिन का टाइम देता हूँ। 7 दिन में तुम्हें उन 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में कम्प्लीटली फ्यूज करना होगा। ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने से तुम्हें काफी सारे ब्रेक थ्रूज भी मिलेंगे, यानी कि तुम्हारा लेवल भी अप होगा। 7 दिनों के दौरान मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस लड़की की जान बचा कर रखूंगा, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। 7 दिन पूरे होने के बाद जब तुम ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लोगे, मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम इसकी जान बचा सकते हो। जाओची कहता है मैं इस ड्रैगन ब्लड को लिटिल फेरी के साथ बांटना चाहता था, लेकिन अब तुमने कहा है कि इसकी लाइफ बचाने के लिए मुझे 6 के 6 ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जाओची लिटिल फेरी को वहीं पर लेटा देता है और उसे कहता है अब तुम थोड़ा सा इंतजार करो, सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में तुम दोबारा से हील हो जाओगी। हमारा जाओची वहीं पर बैठकर उस ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है कि उसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर सके। जबकि मॉली भी बाहर निकलती है और डिवाइन ड्रैगन गार्ड से कहती है तुम तो सिर्फ एक सोल का टुकड़ा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि इसकी बॉडी के अंदर मेरे जैसी एक प्रिंसेस रह रही है। यहाँ पर हमें मॉली के बारे में भी एक सीक्रेट बात पता चलती है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है मैं तुम्हारे जैसी एक 12 स्टार गार्ड के बारे में कैसे नहीं जान सकता, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम 12 स्टार गार्ड्स में से एक गार्डस हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? तो डिवाइन गार्ड्स की राम से हो। और इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे
जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर गॉड स्लेइंग पॉइजन है। लगता है कि स्टार गार्ड ड्राम के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। मॉली उसे कहती है तुम तो सिर्फ एक डिवाइन ड्रैगन हो, स्टार गार्ड ड्राम में क्या कुछ हो रहा है, तुम्हारा उस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है क्योंकि तुम जाकर भी उस ड्राम में नहीं पहुंच सकते। ड्रैगन गार्ड उसे कहता है मुझे इस सबसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे स्टार गार्ड के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ क्या वो तलवार मिल गई या नहीं, क्योंकि उस तलवार के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉली उसे कहती है उस तलवार को हासिल करने की चाहत में बहुत सारे गार्ड्स मारे गए क्योंकि उस वेपन को गार्ड्स को मारने के लिए बनाया गया था। बहुत सारे गार्ड्स उसे अपने लिए हासिल करना चाहते थे। प्रिंसेस तुम्हें इतना बता सकती है कि वो तलवार अभी तक किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तलवार को हासिल करने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। सीन में 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ज़ाओची ड्रैगन गार्ड के ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में मुकम्मल फ्यूज कर लेता है, जिससे ज़ाओची की मिस्टिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ज़ाओची अपनी ट्रू परफॉर्म राउंड के 2nd लेवल से डायरेक्टली 10th लेवल पर प्रमोट हो जाता है। फिर साथ ही ज़ाओची ड्रैगन गार्ड से कहता है ड्रैगन गार्ड जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया, 7 दिन के अंदर अंदर मैंने 6 ड्रैगन ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में फ्यूज कर लिया है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है, मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं इस लड़की की जान बचा सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ज़ाओची लिटिल फेरी की जान बचा सकता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा ज़ाओची डिवाइन ड्रैगन गार्ड के 6 ब्लड ड्रॉप्स को बॉडी में फ्यूज कर लेता है और डिवाइन ड्रैगन गार्ड से कहता है चलो अब मुझे बताओ कि मैं कैसे लिटिल फेरी की जान बचा सकता हूं, तुमने कहा था कि तुम मुझे वो तरीका बताओगे। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है तुम्हें अपनी जीन एनर्जी को इसकी यांग एनर्जी के साथ मिक्स करना होगा, तुम अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी के साथ मिक्स करोगे तभी तुम इसकी परफॉर्म वेन्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन इसके लिए अब पता नहीं ये लड़की तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए मानेगी या नहीं। मैंने तुम्हें वो 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने के लिए इसीलिए कहा था ताकि तुम एनर्जी को अपने जरिए से इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सको, और जब तुम अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी में ट्रांसफर करोगे, ये जो कि अपनी स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक तक पहुंची हुई है, ये बहुत ही जल्दी एम्पर परफॉर्म ड्राम में ट्रांसफर हो जाएगी, और जब ये एम्पर परफॉर्म ड्राम में ब्रेक थ्रू करेगी उसकी परफॉर्म वेन्स भी दोबारा से रिपेयर हो जाएंगे। ज़ाओची ये सारी बातें सुनते ही शर्म के मारे लाल हो रहा होता है। फिर वो लिटिल फेरी की तरफ देखता और कहता है ड्रैगन गार्ड के कहने का मतलब क्या है कि मुझे अपनी जिन और जैंग एनर्जी को इसके साथ मिक्स करना होगा। लिटिल फेरी तो अब यहाँ पर रेजिस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ज़ाओची उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है लिटिल फेरी मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर तुम्हें किस करना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम मेरी रियल वुमेन बनना चाहो तो ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूँ। हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मर्दों से नफरत है, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए और तुम्हारी एनर्जी को रिकवर करवाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तुम यहाँ पर कितना ही रेजिस्ट क्यों ना करूं। और वो अपने मुंह को उसके करीब ले जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है और फिर साथ ही उसके होंठों के ऊपर उसे किस कर देता है ताकि वो अपनी जिन एनर्जी को उसकी यांग एनर्जी के साथ मिक्स कर सके। तो बेचारी लिटिल फेरी तो आगे से कुछ कर भी नहीं सकती और वो दोनों यहाँ पर किस करते हैं। थोड़ी देर की किस के बाद ज़ाओची बेहोश हो जाता है। हमारे ज़ाओची की आंख कुछ दिनों के बाद खुलती है। जब ज़ाओची की आंख खुलती है तो उसके सामने डिवाइन ड्रैगन गार्ड होता है। वो उसे कहता है चलो तुम उठ गए, हमारे साथ जो लड़की थी जिसको तुम रिकवर करने के लिए मुझसे कह रहे थे वो तरीका काम कर गया, तुम दोनों की जिन और यांग एनर्जी के आपस में मिलने की वजह से उसकी डिवाइन वेन्स दोबारा से रिपेयर हो गई। सिर्फ उसकी डिवाइन वेन्स रिपेयर नहीं हुई कि वो स्काई परफॉर्म ड्राम से ब्रेक थ्रू करने के बाद डायरेक्टली एम्पर परफॉर्म ड्राम में चली गई है और उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तुम्हें छोड़कर भी चली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उस लड़की के पास जो आइस परफॉर्म एनर्जी थी अब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी चली गई है, तुम आइस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। ज़ाओची अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है क्या वो जाने से पहले मुझे मारना चाहती थी, उसने मेरी बॉडी के अंदर आइस परफॉर्म एनर्जी को क्यों छोड़ा है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है लगता तो मुझे भी ऐसा है कि वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, उसने तुम्हारी बॉडी में अपनी आइस एट्रीब्यूट वाली एनर्जी को इंसर्ट किया, लेकिन तुम्हारी फीनिक्स फायर एनर्जी ने उस आइस एट्रीब्यूट को सप्रेस कर दिया है, इसी वजह से तुम्हारी जान बच गई है। लेकिन अगर तुम उस आइस एट्रीब्यूट वाली एनर्जी को यूज करना चाहती हो जो कि इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर कहीं पर छुपी हुई है, तुम्हें इवल गार्ड के उस दूसरे सीड को ढूंढना होगा जिसको वाटर सीड कहा जाता है। वाटर सीड को ढूंढ लेने के बाद जब तुम उसे अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करोगे तब तुम 2 एनर्जीज को यूज कर पाओगे, तुम फायर को भी यूज कर पाओगे और तुम आइस को भी यूज कर पाओगे। डिवाइन ड्रैगन गार्ड ज़ाओची से कहता है इस लड़की ने तुम्हारी बॉडी में अपनी आइस परफॉर्म एनर्जी को छोड़ा है, वो तुम्हें मारना नहीं चाहती थी कि उसने तुम्हें मारने के लिए अपनी तलवार को उठाया था और तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स के करीब लाकर फिर उसने अपनी तलवार को छोड़ दिया और उसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगी उसने कई बार पीछे की तरफ पलटकर तुम्हें देखा और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। इसका मतलब यह है कि उसे तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह थी, वो तुम्हारी जान नहीं लेना
लेना चाहती थी। तो जाओची ड्रैगन से कहता है, ड्रैगन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने उस लड़की की जान बचा ली और मुझे ये भी बताया कि जाने से पहले उसका रिएक्शन क्या था। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है, अगर वाकई में तुम यहाँ पर मेरे इस सारे काम की वजह से खुश हो और अपना ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जाओची उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं वादा तो नहीं करता कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाऊंगा, जहाँ तक हो सका अगर मेरी पावर्स ने मुझे अलो किया तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। चलो बताओ कि वो क्या है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है, प्री मोरोडियल एरा में जब गार्ड्स यहाँ पर रहा करते थे, गार्ड्स एक जगह पर रहते थे जिसको हम लोग डिवाइन राम कहा करते थे। डिवाइन राम में सारे गार्ड्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद डिवाइन राम के ऊपर इंसानों का कब्जा हो गया, तो ये सारे इंसानों ने उस जगह पर रहना शुरू कर दिया। तो क्योंकि इस डिवाइन राम में पहले गार्ड्स रहा करते थे, तो गार्ड्स के यहाँ से चले जाने के बाद गार्ड्स का काफी सारा ट्रेजर वहाँ पर रह गया। वो सारे के सारे डिवाइन ट्रेजर्स कहलाते हैं, उनको डिवाइन ट्रेजर्स या आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो इंसान उन आर्टिफैक्ट्स को यूज करके बहुत सारी पावर्स को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इंसानों ने बहुत सारे पावरफुल क्लैंस बनाए, जहाँ तक कि बहुत सारी दुनियाओं के ऊपर कब्जा भी किया, वो सारी इन डिवाइन गार्ड्स के ट्रेजर्स को यूज करते हुए। लेकिन इंसान जहाँ पर नहीं रुके, इंसान आपस में फाइट करते रहते हैं ताकि वो दूसरी पावर्स को हासिल कर सके, दूसरे क्लैंस को हरा सके और उनके पास से डिवाइन ट्रेजर्स को छीन सके। डिवाइन राम के अंदर इस वक्त जो इंसान है वो एक स्पेशल डिवाइन ट्रेजर के पीछे है, जो कि एक तलवार है, और उस तलवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो गार्ड्स को भी मार सकती है। जैसा कि तुम्हारे पास एक हीवनली पॉइजनस बीड है, बिल्कुल इसी तरह का एक डिवाइन ट्रेजर है। इस दुनिया में टोटल 7 हीवनली परफॉर्म ट्रेजर्स हैं, उनमें से एक हीवनली पॉइजनस बीड तुम्हारे पास है और दूसरा वो तलवार है। लेकिन वो तलवार सारे के सारे ट्रेजर्स में से टॉप नंबर पर आती है, क्योंकि उस तलवार की मदद से कोई भी इंसान रियल गार्ड को भी मार सकता है। उस तलवार को ह्यूमन पंचिंग स्वर्ड कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस तलवार को ढूंढो, कि मेरी बेटी को उस तलवार के अंदर सील किया गया है। अगर तुमने उस तलवार को नहीं ढूंढा तो मेरी बेटी हमेशा के लिए उस तलवार के अंदर सील रह जाएगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्कनेस और अकेलापन है, मेरी बेटी हमेशा के लिए उस डार्कनेस और लोनलीनेस में फंस कर रह जाएगी। लेकिन एक और बात है, अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो, जिसका दिमाग इवल हो, उस तलवार को हासिल करता है, तो मेरी बेटी जिसके पास ट्रू ड्रैगन गार्ड की पावर्स हैं और उसके पास ब्लड लाइन है एक ड्रैगन गार्ड की, उस इंसान की एक टूल बन जाएगी, यानी कि वो उसकी गुलाम बन जाएगी और जो भी वो उसे करने का कहेगा वो उसकी गुलाम बनकर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। अब मुझे पता है कि मेरी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हीवंस तक पहुंचना, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वाकई में उस तलवार को हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें डिवाइन फीनिक्स गार्ड ने अपना भरोसा दिया है, उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें दी है। मुझे लगता है कि एक दिन तुम डिवाइन राम तक पहुंचोगे। जब तुम डिवाइन राम तक पहुंचो तो वहाँ पर जाकर ह्यूमन पंचिंग स्वर्ड को ढूंढना ताकि मेरी बेटी को आजाद करवा सको। यहाँ पर बातें खत्म करने के बाद हमारा जाओची वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। जाओची उस केव से निकलता है और वापस अपने ब्लू विंड पैलेस की तरफ जा रहा होता है। जाओची कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा, फिर सीनियर सिस्टर वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होगी। 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और टूर्नामेंट का दिन आ चुका है, हो सकता है कि टूर्नामेंट स्टार्ट भी हो चुका हो। जाओची कहता है, मैंने डिवाइन ड्रैगन गार्ड से भी वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को ढूंढने के लिए उस तलवार को जरूर ढूंढूंगा। उसके लिए मुझे डिवाइन राम में जाना पड़ेगा, लेकिन डिवाइन राम में जाने के लिए सिर्फ 3 साल के अरसे में अपनी अर्थ परफॉर्म लेवल पर पहुंचना होगा। जाओची वहीं पर बड़ी स्पीड से डेथ वैली से भागता हुआ बाहर निकल रहा होता है। वहीं पर वो अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारता जाता है। जाओची कहता है, तो ड्रैगन गार्ड के साथ मेरा एक और समझौता हुआ है। ड्रैगन गार्ड की सोल बहुत ही जल्दी डिसअपीयर होने वाली है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मैं उस तलवार को लेकर उसके पास पहुंच जाता हूँ और उसकी बेटी की जान बचा देता हूँ, तो ड्रैगन गार्ड ने मुझसे वादा किया है अपनी सोल के डेसिपेट होने से पहले उसके पास जितनी भी बची कुची लिनिएज की पावर है वो सारी मुझे ट्रांसफर कर देगा, जिसकी पावर ड्रैगन गार्ड के 6 ब्लड ड्रॉप से बहुत ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट सीन में ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का दिखाया जाता है। वाइस पैलेस चीफ ज़ूरो के पास खड़े होते हैं, उनके साथ 2 लड़के भी खड़े होते हैं कि इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। चीफ कीनू से कहते हैं, प्रिंसेस अफसोस की बात है कि हमें अभी तक जाओची के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, यानी वो कहाँ पर है, वो डेथ वैली से अभी तक वापस नहीं आया। इसलिए मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी वर्ल्ड विला में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला, हमें टूर्नामेंट के लिए यहाँ से निकलना होगा। ज़ूरो से कहती है, ठीक है पैलेस चीफ कीन, तक क्या आपने कहा है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जाओची तो अब यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन फैंग बू फैन और फैंग फीलोंग दोनों यहाँ पर हैं। लेकिन अभी तक फैन जुईचैन भी यहाँ पर नहीं आया। अगले 1 घंटे तक अगर फैन जुईचैन भी यहाँ पर नहीं आता तो हम फैन जुईचैन को भी यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। ज़ूरो काफी ज्यादा उदास होती है। ज़ूरो कहती है, जूनियर ब्रदर जुनची, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जल्दी से वापस आकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हो या नहीं, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम जहाँ पर भी हो बिल्कुल ठीक और सही सलामत हो। वो दोनों लड़की वहाँ पर खड़े फैन जुईचैन के बारे में बात कर रही होती है कि फैन जुईचैन अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं, उसकी वजह से हमें कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। वक्त सामने वो देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं, लगता है कि फैन जुईचैन आ गया है। वो भी पीछे की तरफ घूमती है तो वो सामने की तरफ देखती है तो वो फैन जुईचैन नहीं बल्कि हमारा जाओची होता है। वो उसे कहती है, तो तुम वापस आ गए। जाओची उसे कहता है,
जीनियस सिस्टर, मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मैं जरूर आऊंगा। जाओची जल्दी से प्रिंसेस के पास चला जाता है और उसे कहता है सिस्टर ज़ूरो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा और मैं सही सलामत वापस आया हूँ। फिर साथ ही वो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रोते हुए से कहती है मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। जाओची उसे कहता है आज के बाद मैं तुम्हारे साथ किया हुआ कोई भी वादा नहीं तोड़ूंगा और जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें बता कर जाऊंगा ताकि तुम्हें मेरे लिए दोबारा कभी भी इस तरह परेशान ना होना पड़े जिस तरह तुम यहाँ पर परेशान हुई हो। जाओची पैलेस चीफ किंग से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपको पहले से इस बारे में नहीं बताया, लेकिन क्या मैं अभी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए काबिल हूँ या नहीं? इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैलेस चीफ किंग उसकी तरफ देखती है और कहती है सिर्फ 6 महीने में ये लड़का परफॉर्म राउंड की 2nd स्टेज से ट्रू परफॉर्म राउंड की 10th स्टेज तक पहुंच चुका है, ये तो वाकई में एक जीनियस है। पैलेस चीफ किंग उसे कहते हैं इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन का रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। सिलेक्शन रूल के लिए तुम्हें जहाँ पर पैलेस की 100 में से 3 रैंकिंग पर आना पड़ेगा। हमारे जो दोनों सीनियर ब्रदर्स जो कि यहाँ पर खड़े हैं, दोनों के अलावा फैन जुई चैन जो कि इस वक्त तीनों रैंकिंग्स के ऊपर है, ये तीनों इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को चैलेंज करके हराना होगा और तुम इन तीनों में से किसी एक को हरा देते हो तो तुम उसकी रैंकिंग पर आ जाओगे और तुम इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है और उन दोनों लड़कों से कहता है तो सीनियर ब्रदर्स प्लीज मुझे यहाँ पर गाइड करो, मैं तुम दोनों में से किसी एक को चैलेंज करना चाहता हूँ। फिर मेरे पास क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है इसी वजह से मैं तुम दोनों को एक साथ चैलेंज करता हूँ। तुम दोनों सीनियर ब्रदर्स एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। तो वो दोनों भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, क्या ये मरना चाहता है, ये हम दोनों को एक साथ चैलेंज कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। जाओची भी जल्दी से जंप करते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओची टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।